कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। Che ma sono चावला का दूध तक कदू पीने
क्या मुझे ओट्स का तो नवेड़ नहीं है, फादर जय जिनेन्द्र। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। वो मेरे को लकड़ी वाला प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्लास में डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए आप लोग अपने आप को म्यूट रख लीजिए। आवाज बहुत धीरे आ रहा दीदी, एकदम धीरे आ रहा। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है पूरी। दीदी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। क्लास स्टार्ट हो गई क्या? दीदी ने अभी लेफ्ट कर दिया है, शायद फिर से ज्वाइन करेंगे। हो गया है ज्वाइन दीदी का। अभी आवाज क्लियर आ रही है? यस, आ गई दीदी आवाज। अब आ रही है। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था वो था सर्वघाती देशघातिनी प्रकृतियों के बारे में हम देख रहे थे। तो उसके पहले ना आप लोग थोड़ा सा एक बार पॉइंट्स नोट कर लीजिए कुछ। मैं आपको एक बार एक साइड में नोट्स लिखवा देती हूँ, ताकि हम लोग जब वापस से एक टेबल बनाएंगे ना, तो हमें उसमें निकालने में थोड़ा इजी रहेगा। दीदी आपका दिख नहीं रहा है कुछ भी, मतलब फेस भी मतलब नहीं आ रहा है, शायद वीडियो ऑन नहीं है। एक बार अभी बोर्ड विजिबल है ना? हाँ जी जय विजिबल है जिनेंद्र, दीदी। जय जिनेंद्र अनुश्री। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे 10 मार्च का रिकॉर्डिंग कोई सा भी नहीं खुल रहा है। अभी हम क्लास एक बार स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी है ना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, तो हम लोग का ना क्लास ओके डिले नहीं होगा, ओके ओके। है ना। एक बार हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं। दीदी आप एक बार है ना इसमें नंबर डालो, कर्म प्रज्ञप्ति का। एक दो जने को नए को जुड़ना है, तो हम किस नंबर से उनको आपसे बात करने को बोले? होस्ट एक बार आप प्लीज ये अपडेट कर सकते हैं। हाँ, तो हमको दो एक जने को भेजना है नंबर, इसलिए। ठीक है। हमने देखा था लास्ट क्लास में देशघातिनी और सर्वघातिनी प्रकृतियों के बारे में। तो हमें एक बार आप कुछ लाइंस मतलब लिख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख लो कि जो भी प्रकृति है ना, अपने घाती गुण, एक वर्ड यहाँ पे आएगा घातीय गुण। घातीय गुण का जो मतलब होता है ना, घातीय गुण मतलब जब इस कर्म का आवरण, मतलब इस कर्म का उदय होता है, तो हमारे आत्मा पे कौन से गुण पे इफेक्ट पड़ता है आत्मा के, उस गुण को कहते हैं घातीय गुण। ठीक है। तो सबसे पहले हमको हमने उस दिन 3 स्टेप्स देखे थे, हमको सबसे पहले उसका गुण पहचानना है कि कौन से गुण का वो घात कर रही है। अब अगर उसका घात कर रही है, तो क्या वो सर्वघात हो रहा है, मतलब पूर्ण रूप से आवरण कर रही है। जब इस प्रकृति का उदय रहेगा, तब ये वाला जो घातीय गुण है, ये बिल्कुल से, हमने एक वर्ड देखा था प्रकट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमने ऑप्शन देखे थे। सबसे पहला स्टेप था घातीय गुण पहचानना। घातीय गुण जब हमने पहचान लिया, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप था कि वो प्रकट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर टोटली प्रकट हो रहा है, मतलब टोटली प्रकट नहीं हो रहा है, तो वो उसका सर्वघात कहलाएगा। ठीक है। अब सर्वघात है, अगर वो सर्वघातिनी प्रकृति है, मतलब कभी भी प्रकट नहीं हो रहा, टोटली हमेशा वो प्रकट नहीं होने देता है, वो सर्वघातिनी प्रकृति हो जाती है। ठीक है। और कभी कभी प्रकट संभव है, यहाँ पे एक वर्ड आएगा प्रकट संभव। जहां पे भी प्रकट होना संभव है,
वो प्रकृति देशघाती नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब जहां जहां पे देशघातिनी प्रकृति है वहां पे दो टाइप के रस हमने देखे थे। एक देखा था देशघाती रस और सर्वघाती अनुभाव, अनुभाव या रस, देशघाती या सर्वघाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, देशघाती मतलब जब प्रकट बिल्कुल भी, सॉरी, जब, प्लीज म्यूट आंशिक कर रूप लीजिए अपने आप को, जब प्रकट हो रहा है, प्रकट हो रहा है तो वो उसका देशघाती रस है, प्रकट नहीं हो रहा तो वो उसका सर्वघाती रस है। ठीक है, अब प्रकट तो होगा लेकिन पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता, तभी तो वो देशघाती कहलाता है। होस्ट एक बार आप प्लीज ध्यान में रखिए, क्योंकि आपने मुझे आज होस्ट नहीं बनाया तो मैं म्यूट नहीं कर पा रही हूँ। तो आप प्लीज जहां जहां पे भी डिस्टरबेंस हो रहा है आप उनको म्यूट कर दीजिए। मम्मी ठीक है, हो गई। जहां जहां प्रकट हो रहा है वहां उसका देशघाती रस है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रकट हो रहा है देशघाती रस है, जब वो प्रकट होना, और देशघाती का क्या मतलब है कि ये अगर टोटल कर्म है तो वो कर्म टोटली कुछ साइड तो प्रकट हो रहा है और कुछ साइड उसका घात है, तभी तो वो कहलाया। मतलब प्रकट हो रहा है या फिर उसका घात किया जा रहा है, दोनों एक ही बात है। आंशिक रूप से घात है मतलब वो प्रकट हो रहा है, और प्रकट हो रहा है मतलब थोड़ा बहुत ही प्रकट होता है। जैसे कि हमने देखा था आभिनिबोधिक ज्ञान, आभिनिबोधिक ज्ञान थोड़ा बहुत प्रकट होता है, पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता, थोड़ा बहुत हमेशा रहता है, मतलब कहीं ना कहीं उसका घात भी है, इसलिए वो देशघातिनी। क्योंकि ऑफकोर्स ज्ञानावर्णी का भेद है तो वो तो घातिनी प्रकृति हुई, तो घात तो हो रहा होगा, घात हो रहा है लेकिन फिर भी प्रकट भी हो रहा है, तो वो देशघातिनी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये चार्ट क्लियर हुआ था। अब हम एक बार चलते हैं घाती गुण। सबसे पहले हम कोई भी प्रकृति अगर पहचानते हैं तो हम उसका सबसे पहले घाती गुण देखेंगे कि उसका घाती गुण क्या है। तो जब हमने ये देख लिया कि घाती गुण है, तो अब वो घाती गुण, जिस भी गुण, वो जो घाती गुण है क्या वो प्रकट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अगर प्रकट हो रहा है तो वो सर्वघातिनी, प्रकट नहीं हो रहा बिल्कुल भी तो वो सर्वघातिनी है, और प्रकट संभव है तो वो देशघातिनी है। ठीक है, अब हमको ना आप लोग एक लाइन लिख सकते हो, आंशिक रूप से भी घात होना संभव। मतलब आप एक लाइन लिखो, जिस कर्म के उदय से आत्मा के जिस कर्म के उदय से आत्मा के गुण का आंशिक रूप से भी घात संभव हो। मैं बोर्ड पे लिखूं क्या एक बार, या फिर क्लियर है? जिस कर्म के उदय से आत्मा के गुण का आंशिक रूप से भी घात संभव हो। अब यहाँ पे आप संभव को अंडरलाइन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वे देशघातिनी प्रकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है लिखने के, याद रखने के लिए। अब सेकंड पॉइंट आप ये लिखो, सभी छद्मस्त जीवों को, सभी छद्मस्त जीवों को आभिनिबोधिक ज्ञान आभिनिबोधिक ज्ञान अथवा मति अज्ञान, अथवा मति अज्ञान एंड या फिर तथा अचक्षु दर्शन अवश्य होता है। ये लाइन एक लिख लो, क्या लिखा हमने, सभी छद्मस्त जीवों को आभिनिबोधिक ज्ञान ऑब्लिक मति अज्ञान, सम्यक दृष्टि अवस्था है तो उसका आभिनिबोधिक ज्ञान प्रकट होता है, और अगर मिथ्या दृष्टि अवस्था है तो उसका मति अज्ञान प्रकट होता है। और दूसरा कौन सा गुण है, अचक्षु दर्शन। ठीक है, ये दोनों चीजें अवश्य होती हैं। ये क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं।
2 पॉइंट हमने लिख लिए, ठीक है। और एक और पॉइंट अगर आपको, जैसे आपने चक्षु दर्शन बोलेंगे और चक्षु दर्शन बोलेंगे। अचक्षु, चक्षु सभी को नहीं होता ना, जिसके पास चक्षु इंद्री होगी उसी के पास तो अचक्षु दर्शन होगा, सॉरी चक्षु दर्शन। अभिनिबोधिक ज्ञान अथवा अभिनिबोधिक ज्ञान अथवा मति अज्ञान। प्लीज आप लोग ना दूसरे लोग डिस्टर्ब ना करो तो सबको आवाज क्लियर रहेगी। अभिनिबोधिक ज्ञान अथवा मति अज्ञान। एंड दूसरा गुण कौन सा है? अचक्षु दर्शन अवश्य होता है, ठीक है। और एक देशघातिनी की डेफिनेशन हमने देखी है, जिस कर्म के उदय से आत्मा के गुणों का आंशिक रूप से भी घात संभव हो। इसी तरह से आप एक डेफिनेशन और लिख सकते हो, वो देशघातिनी कहलाती है। अब सर्वघातिनी के लिए आप लिख सकते हो कि आत्मा जिस कर्म के उदय से आत्मा के गुण का सदैव पूर्ण रूप से घात होता है। जिस कर्म के उदय से आत्मा के गुण का सदैव पूर्ण रूप से घात होता है, वे सर्वघातिनी प्रकृति कहलाते हैं, ठीक है। चैचिनेन, आपने ये लाइन लिखवाई थी ना, मति ज्ञान के साथ शुद्ध ज्ञान भी तो रहता है ना। ये भी ऐड कर सकते हैं। प्लीज ये लाइन रिपीट करें। हाँ ठीक है, यही वाली सेकंड पॉइंट की। जी हाँ, सभी छद्मस्त जीवों को, नहीं ये जो अभी बोली, जिस गुण के उदय से, जिस कर्म के उदय से आत्मा के गुण का सदैव पूर्ण रूप से घात होता है, वे सर्वघातिनी प्रकृतियां होती हैं, कहलाती हैं। दीदी एक बार वो दोनों डेफिनेशन वापस से बता दीजिए ना, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपने जो बताया था। हाँ देखो, ये आपकी जो देशघातिनी और सर्वघातिनी प्रकृति है ना, आपके बुक में, अगर आपके पास बुक हो तो ये वाली जो डेफिनेशन है ना सर्वघातिनी, इसमें ये लिखा हुआ है, जिस कर्म प्रकृति का उदय होने पर उसके द्वारा घातीय आत्मिक गुण का सदैव पूर्ण रूप से घात होता है, उसे सर्वघातिनी प्रकृति कहते हैं। और देशघातिनी में लिखा हुआ है, जिस कर्म प्रकृति का उदय होने पर उसके द्वारा घातीय आत्मिक गुण का आंशिक रूप से भी घात संभव हो, उसे देशघातिनी प्रकृति कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपकी यही है, मैंने अच्छा आपने थोड़ा उसको ठीक है शॉर्ट में बताया था, ठीक है। इसमें सबसे मेन वर्ड ये है, इम्पोर्टेंट वर्ड है संभव, ठीक है, क्योंकि जहां पर आंशिक रूप से भी घात संभव होता है, वो प्रकृति देशघातिनी प्रकृति होती है। अब हमने उस दिन देखा था कि ज्ञानावर्णी कर्म की प्रकृति हमने देखी थी। सबसे पहली प्रकृति कौन सी थी? अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी। अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी का घाती गुण कौन सा है? आप लोग यहाँ पे 3 टेबल बना सकते हैं अपने इसमें चार्ट में, रफ कॉपी में बनाना है तो, वरना बुक में तो बना ही हुआ है, ठीक है। ऐसा रख लो एक बार। फर्स्ट है अभिनिबोधिक, ठीक है, ये हो गई प्रकृति। फर्स्ट चार्ट का कॉलम का नाम हो गया प्रकृति। सेकंड कॉलम हो गई घातीय गुण। थर्ड प्रकृति हो गई, सॉरी थर्ड कॉलम हो गई घातिनी और सर्वघातिनी और देशघातिनी, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहला कौन सा है? अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी। अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी से कौन सा गुण घात होता है? जब अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी का उदय होता है, तब हमारे कौन सा गुण प्रकट होना नहीं होना वाली बात आती है। कौन से गुण पे इफेक्ट पड़ता है? अभिनिबोधिक ज्ञान, ज्ञानावर्णी कर्म नहीं, अभिनिबोधिक ज्ञान। तो अभिनिबोधिक ज्ञान पे पूर्ण रूप से आवरण होता है हमेशा, या फिर
या फिर आवरण संभव है? दीदी न्यूनाधिक होता है तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता ज्यादा है। भी हो सकता है, तो ये किस में आता है? देशघातिनी में। देशघाती। ठीक है, इसमें हमेशा पॉइंट क्या रहता है? देश रस, देशघातिनी अनुभाव ही होता है। बोर्ड देशघातिनी अनुभाव ही होता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ज्ञान हमेशा अवश्य रहता है। अभी हमने एक लाइन लिखी थी कि सभी छद्मस्त जीवों को अभिनिबोधिक ज्ञान अथवा मतीय ज्ञान अवश्य होता है, तो कभी भी पूर्ण रूप से घात नहीं कर सकती उसका, नहीं, इसलिए यहाँ पे सर्वघात अनुभाव नहीं होता। देशघातिनी अनुभाव ही रहता है। सेकंड आया श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञानावर्णी प्रकृति है। श्रुत ज्ञानावर्णी प्रकृति का घाती गुण क्या है? कर्म के समान में श्रुत ज्ञान। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। और तीसरा है अवधि ज्ञान। और एक माला गुरुदेव की माला और एक नवकार मंत्र की। प्लीज आप लोग ध्यान रखो, क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। श्रुत ज्ञान। दीदी ये देशघाती अनुभाव क्यों लिखा आपने? क्योंकि देशघातिनी प्रकृति के दो टाइप के अनुभाव होते हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, क्या पूछ रहे? प्लीज क्लास में थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हमारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है आपको बार बार बोलने में कि आप म्यूट रख लो अपने आप को, इसलिए दूसरे लोगों के क्वेश्चंस रह जाते हैं फिर। ठीक है, तो ये इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? आप लोग एक काम कीजिए, जिसके भी क्वेश्चंस रहे ना, आप हैंड रेज कर दीजिए। श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान का जब जो घाती गुण है उसका जब भी श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म का उदय रहता है तो श्रुत ज्ञान क्या होता है? आंशिक रूप से प्रकट होता है, मतलब उसका आंशिक रूप से घात होता है, इसलिए वो भी देशघातिनी प्रकृति है। अब देशघातिनी प्रकृति है, आंशिक रूप से घात है, लेकिन आंशिक रूप से घात होने के साथ साथ क्या कभी वो पूर्ण रूप से अपना घात कर सकती है? नहीं दीदी, पूर्ण रूप से नहीं करती है। नहीं। तो ये भी देशघातिनी अनुभाव हो गया। ठीक है, थर्ड ज्ञान कौन सा है? अवधि। प्रकृति का नाम है अवधि ज्ञानावर्णी। अवधि ज्ञानावर्णी का घाती गुण कौन सा है? किस पे इफेक्ट पड़ता है? अवधि ज्ञान अवधि ज्ञान पे। अवधि ज्ञान देशघातिनी प्रकृति है, सर्वघातिनी? देशघातिनी। तो उसका अनुभाव दोनों हो सकता है दीदी, पर वो सर्वघातिनी तो नहीं देखो, है। हमने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना, उसको हमको आंसर में लेना है बस। अगर आपको पूछना है क्यों है अवधि ज्ञानावर्णी देशघातिनी प्रकृति क्यों है, आपसे ऐसा पूछेंगे। इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हो। डैश एग्जाम्पल लिख लो, अवधि ज्ञानावर्णी प्रकृति, अवधि ज्ञानावर्णी कर्म देशघातिनी है, क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर आपको सिर्फ वो ही लाइन लिखना है जो फर्स्ट है। अवधि ज्ञानावर्णी का आंशिक रूप से भी घात होना संभव है। अवधि ज्ञानावर्णी प्रकृति के उदय में अवधि ज्ञान का आंशिक रूप से घात होना भी संभव है, इसलिए इसको देशघातिनी प्रकृति कहा है। अब संभव है का क्या मतलब हुआ कि जब जब आंशिक रूप से अवधि ज्ञान पर आवरण आता है, चलो पहले देशघातिनी तो लिख देते हैं क्योंकि संभव है। जब जब आंशिक रूप से आवरण आता है तब उसका देशघाती अनुभाव होता है, और जब अवधि ज्ञान पर पूर्ण आवरण आ जाता है, बिल्कुल मतलब टोटल घात हो जाता है, संपूर्ण रूप से घात हो जाता है। आंशिक रूप से घात था तो देशघातिनी अनुभाव था, संपूर्ण रूप से घात हो गया तो सर्वघातिनी अनुभाव हो गया।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं चौथे। दीदी ये चौथा क्या? अलग अलग जीव की अपेक्षा से अलग अलग होगा ये देशघातिनी और सर्वघातिनी दोनों? जीव की अपेक्षा से, क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही थी। देशघातिनी अनुभाव कब रहता है? जब उसका आंशिक रूप से उदय मतलब आंशिक रूप से अवधि ज्ञान पर आवरण डालता है। आंशिक रूप से कौन से जीव के अवधि ज्ञान पर आंशिक रूप से आवरण होता है? जिन जिन जीवों का अवधि ज्ञान आंशिक रूप से प्रकट है। तो किन किन जीवों का अवधि ज्ञान प्रकट होता है आंशिक रूप से? थोड़ा बहुत मतलब नैर्यक और देवता को तो रहता ही है, और मनुष्य और उसके तिर्यंस को अलावा भी होता है। कुछ मनुष्य और तिर्यंस भी ऐसे होते हैं जिनको अवधि ज्ञान हो होगा, सकता है। उनका आंशिक रूप से घात हुआ है। आंशिक रूप से घात हुआ मतलब देशघातिनी अनुभाव है उस टाइम पर, उदय के टाइम पर। और जिस जिस जीवों को अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है उनका सर्वघातिनी अनुभाव है। और सिर्फ संभव वर्ड के कारण हमने इसको देशघातिनी लिया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना। देशघातिनी प्रकृति क्यों बोला? क्योंकि संभव है देशघातिनी अनुभाव भी। कोई भी प्रकृति देशघातिनी है तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें देशघातिनी अनुभाव है ही नहीं, क्योंकि देशघातिनी अनुभाव होने के कारण ही वो प्रकृति देशघातिनी है। हो सकता है कि उसका सर्वघातिनी अनुभाव भी हो, लेकिन जहां देशघातिनी अनुभाव है मतलब जहां पर उसका आंशिक रूप से भी घात संभव है, उसको हम देशघातिनी प्रकृति बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान से रखो, एकदम ध्यान में रखो। ठीक है, ये सर्वघातिनी अवधि ज्ञान में एक बार फिर समझा देंगे क्या? सर्वघातिनी कैसे हुआ अवधि ज्ञान में? अभी आपके अवधि ज्ञान प्रकट है क्या एट नहीं प्रेजेंट? नहीं है, तो वो सर्वघातिनी हुआ। अवधि ज्ञानावर्णी के उदय के कारण आपका अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। नहीं, तो अवधि ज्ञानावर्णी के उदय के कारण प्रकट नहीं हुआ, तो अवधि ज्ञानावर्णी का उदय का फॉर्म, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना देशघातिनी और सर्वघातिनी हाँ। अनुभाव, ये सिर्फ उदय का फॉर्म है कि किस फॉर्म में उदय में आया। क्या वो पूर्ण रूप से घात कर दिया है या फिर आंशिक रूप से घात किया है एट तो प्रेजेंट अभी आपके अंदर? अनुभाग रहेगा ना, हाँ, आपके सर्वघातिनी अंदर अनुभाग। सर्वघातिनी अनुभाव है एट प्रेजेंट। और जब आप देवता बन जाओगे तो आपके अंदर उसका देशघातिनी अनुभाव रहेगा। मतलब हाँ। उस समय पे आपका जो अवधि ज्ञान प्रकट होगा वो आंशिक रूप से घात, मतलब ये बिल्कुल ध्यान में रखना दोनों चीजें। अगर आंशिक रूप से घात हो रहा है तो आंशिक रूप से प्रकट भी होगा। 50-50 वाला काम है ये, कि जहां पर आंशिक रूप से घात की बात कर रहे हैं मतलब वहां ज्ञान प्रकट हुआ है, कुछ तो है, तभी तो थोड़ा घात हुआ मतलब थोड़ा प्रकट भी होगा ना। ठीक है, पूर्ण रूप से घात है मतलब पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ। हाँ, अभी क्लियर हुई बात? बहुत क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर पे ज्ञान कौन सा आता है? मनःपर्यव ज्ञान। तो हमारी प्रकृति कौन सी थी? मनःपर्यव ज्ञानावर्णी। कौन सा गुण घात होता है? मनःपर्यव ज्ञान। मनःपर्यव ज्ञान का। ठीक है, अब मनःपर्यव ज्ञान का जब घात होता है तो वो किस रूप में होता है? देशघातिनी। देशघातिनी क्यों होता है? क्योंकि इसमें आंशिक रूप से भी घात हो दोनों सकता है। होगा ना। अच्छा, एग्जाम्पल दे सकते हो आंशिक रूप से घात के? जैसे मनःपर्यव ज्ञान के भी 2 भेद बताए ना दीदी, वो उतना मत जाओ, डिटेल में मत जाओ। अभी हम जो पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी से आंसर दो। आपको अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता तो आपको आंसर भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं देना है। आपको पूछेंगे कि मनःपर्यव ज्ञान आंशिक रूप से प्रकट होता है, ये इसका कोई एग्जाम्पल है क्या? कैसे बोल सकते हो? तो आप क्या बोलोगे? साधु साधियों के मन प्राय गुण का आंशिक रूप से ज्ञात होता है। नहीं, साधु साधियों ठीक को है, ये मन तो हमने प्राय बुक की लैंग्वेज बोल दी। अभी हमने कुछ बोला, उसका आंसर दे सकते हो? नहीं, जैसे अभी हम लोगों को मनःपर्यव ज्ञान नहीं है तो वो सर्वघातिनी प्रकृति हो गई। ठीक है, सर्वघातिनी अनुभाव हुआ अभी तो सर्वघातिनी हमारे अनुभाव ऊपर। हुआ है, प्रकृति तो देशघातिनी है। प्रकृति सर्वघातिनी देशघातिनी है लेकिन अनुभाव सर्वघातिनी है। ये तो हमारा एट प्रेजेंट का एग्जाम्पल हो गया। क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें देशघातिनी अनुभाव हो? वो ये संभव शब्द आएगा दीदी कि संभव है। किसी को कैसे संभव है? किसको संभव बता सकते हो आप? पंचेंद्रिय जीवों के मनोभावों को
आंशिक रूप से जानना संभव है। नहीं 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 नहीं, सन्नी पंचेंद्रिय जीवों के मन के भावों को जानना तो इस ज्ञान की डेफिनेशन है। मतलब ये ज्ञान क्या होता है, इस ज्ञान से वो बताया है कि जब हमको मनापर्य ज्ञान होगा तो हम किसी सन्नी पंचेंद्रिय जीव के मन के विचारों को जान सकते हैं। और सन्नी पंचेंद्रिय ही क्यों बोला है, इसका रीजन आपको पता है? सिर्फ सन्नी पंचेंद्रिय क्योंकि वो मन के पुतलों को जानते ये मन हैं, होता है वही तो इस मन के विचार उन्हीं के तो जानेंगे ना अपन। मन के पुतलों हाँ, को ही पढ़ सकते हैं ना, जिन वो जिन समझ सकते हैं। जीवों के मन होता है उन्हीं जीवों को सन्नी बोलते हैं, और सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों को ही मन हो सकता है, इसलिए हम सन्नी पंचेंद्रिय जीवों के मन के भाव को जान सकते हैं, पर्यायों को जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देशघातिनी अनुभाव जो बोला गया है, ये मेरा क्वेश्चन ये था, मना पर्यज्ञानावर्णी कर्म देशघातिनी प्रकृति है, देशघातिनी अनुभाव कैसे संभव है? क्योंकि किसी को पूर्ण रूप से कैसे बोल सकते हैं कि देशघातिनी अनुभाव है? किन्हीं साधु साध्वियों को मन पर्यव ज्ञान होता है कुछ आंशिक रूप से, इस आधार पे बोल सकते हैं कि देशघाती नहीं है। अभी अभी हमने बात क्या करी थी अवधि ज्ञान में? अगर 50-50 वाली बात करी थी। संभव है आंशिक तो आवरण आंसर और दे सकते पूर्ण हैं। आवरण दोनों बातें होती है ना, तो आंशिक आवरण रहेगा तो वो देशघाती नहीं हुआ, और जब पूरी तरह मैं से सिर्फ देशघातिनी की बात कर रही हूँ अभी। देशघातिनी का अगर आपको आंसर देना है तो आप कैसे दोगे? सिर्फ देशघातिनी अनुभाव है का क्या मतलब हुआ? मन प्रयोग ज्ञान संभव ज्ञान है, पर आंशिक जहाँ रूप से संभव हो आवरण सकता है तो वो मन पर्यव संभव है। ज्ञान देशघाती नहीं होगा। आंशिक रूप तो से अभी जो आवरण है। हमने नहीं, प्रकट और घात वाली बात कही थी, मन पर्यव ज्ञान आंशिक तो रूप होगा या से नहीं होगा, दो में से एक ही तो होगा ना। न्यूनाधिक होता है इसके अपेक्षा। आंशिक रूप से होता है ये भी। नहीं घात हो रहा है। एक या बार तो एक हो, बार एक बार सब लोग म्यूट करो प्लीज, आंसर सुनो, नहीं तो फिर आंसर रह जाएगा। ठीक है, अगर आंशिक रूप से घात हो रहा है, हमने क्या कहा था, देशघातिनी अनुभाव है मतलब आंशिक रूप से घात हो रहा है। अगर आंशिक रूप से घात हो रहा है मतलब आंशिक रूप से प्रकट भी तो होगा। 50-50 वाला काम है कि नहीं, अब भी तो देखा था। अगर आंशिक रूप से घात हो रहा है इसका मतलब है जिन जीवों में आंशिक रूप से प्रकट होता है। आंशिक रूप से प्रकट होने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हम आंशिक रूप से प्रकट नहीं बोलेंगे, प्रकट मतलब प्रकट। ठीक है, क्योंकि मना पर्याय ज्ञान हमेशा कम ज्यादा लेवल का होता है। किन्हीं जीवों को ज्यादा लेवल का हो सकता है, किन्हीं जीवों को कम लेवल का हो सकता है। ठीक है, तो ये हमको आंसर में नहीं लिखना है, हमको बस इतना ही लेना है कि कुछ जीवों को ब्रैकेट में लिख दो साधु साध्वी, क्योंकि हमको पता है कि ओनली साधु साध्वी को ही मना पर्याय ज्ञान होता है। तो जिन जीवों को मना पर्याय ज्ञान प्रकट होता है उनके केस में आंशिक रूप से घात होता है, इसीलिए उस आंशिक रूप से घात के कारण से देशघातिनी अनुभाव कहा गया। देशघातिनी अनुभाव का मतलब ये होता है आंशिक रूप से घात होना। आंशिक रूप से घात हो रहा है मतलब प्रकट भी हो रहा है। तो देशघातिनी अनुभाव आंशिक रूप से घात हो रहा है, सॉरी आंशिक रूप से घात हो रहा है, इसका क्या एग्जाम्पल होगा, आंशिक रूप से प्रकट हो रहा है। मतलब जहां जहां प्रकट हो रहा है तभी हम बोल सकते हैं कि इसमें आंशिक रूप से घात हो रहा है। जहां पे प्रकट नहीं होगा इसका मतलब क्या है, आंशिक रूप से घात हो रहा है कि अगर कोई गुण, जैसे मैंने बोल दिया कि केवल ज्ञान मुझे प्रकट नहीं हुआ, तो क्या मेरा आंशिक रूप से घात है केवल ज्ञान का? आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। दीदी अगर केवल ज्ञान प्रकट नहीं तो घात है। अभी ने केवल कभी ज्ञान तो या तो हो होगा या सकता नहीं होगा, बस दो ही बात हाँ, होगी। दो ही तो प्रकट अभी होगा ही अगर ना। मेरा तो मेरा केवल ज्ञान पर आंशिक रूप से घात संभव है क्या, ये मेरा नहीं क्वेश्चन। नहीं नहीं जहां नहीं पे है आंशिक संपूर्ण रूप घात से होगी। घात वहीं पे संभव होगा जहां पे वो गुण प्रकट हो रहा है। ये ध्यान में रखना, आंशिक रूप से घात की बात जहां भी होगी ना, ये आप चार्ट बना लो बिल्कुल से, जहां भी आंशिक, ये घात मतलब यहाँ पे लिख लो आंशिक घात की बात कही गई है। 50-50 दिया है मैंने इस घात को, पूरा घात नहीं दिया है। आंशिक रूप से घात है मतलब प्रकट होने के कारण ही हम बोलेंगे। आप बस इतना देख लेना, जिन जिन जीवों में ये गुण प्रकट हो रहा है मतलब उनका आंशिक रूप से घात है, प्रकट नहीं हो रहा है मतलब सर्व रूप से घात है। ठीक। अनुश्री दीदी, एक एक क्वेश्चन था इसी से कि अगर केवल ज्ञान आंशिक रूप से घात अघात का हो रहा है तो मन प्रयोग ज्ञान भी तो इस टाइम नहीं हो सकता है, दोनों चीज ही तो ऐसा ही होगा। फिर से एक बार बोल सकते? अगर केवल ज्ञान के लिए आप मना कर रहे हैं ना कि घात और घाती वाला, मतलब कि आंशिक रूप से जिसका घात होगा उसका, हेलो, हाँ बोलिए, थोड़ा हाँ तो क्वेश्चन समझ में आया।
जैसे आप केवल ज्ञान के लिए बोले ना कि आंशिक रूप से घात नहीं होगा, हाँ, तो वैसे ही सेम ही मने प्रयोग ज्ञान के लिए बोलेंगे अभी अपने, क्योंकि न तो अभी अब केवल ज्ञान होगा न अभी मने प्रयोग ज्ञान होगा। अभी की बात नहीं कर रहे हैं हम, टोटली बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल फैक्ट बताते हैं हम, फिर एट केवल ज्ञान प्रेजेंट के लिए वाला भी तो नहीं। अपने दीदी केवल ज्ञान के लिए भी तो फिर यही चीज होगा, क्या होगा? जैसे आंशिक रूप से आप जो घात होगा फिर आंशिक रूप से केवल ज्ञान का कैसे घात होता है? हमने आंशिक रूप के घात की क्या बात करी है? जहां पे प्रकट हो रहा है वहां पे आंशिक रूप से घात है, जहां पे प्रकट ही नहीं हो रहा वहां पे पूर्ण रूप से घात है। तो क्या अभी केवल ज्ञान प्रकट हो रहा है? नहीं, अभी तो हमको मने प्रयोग ज्ञान भी तो नहीं प्रकट हो रहा ना दीदी। हमको नहीं हो रहा पर किसी और को तो हो सकता है ना, एट द किसी सेम को भी तो टाइम। नहीं हो सकता है ना दीदी। अभी तो जैसे महाविद्या क्षेत्र में होगा तो महाविद्या क्षेत्र में तो मने प्रयोग ज्ञान भी होगा। ये नहीं समझ में आया मेरे को दीदी। दीदी केवल ज्ञान की डेफिनेशन में ही नहीं है न्यूनाधिक वाला शब्द, जबकि ये चारों ज्ञान में न्यूनाधिक वाला शब्द है। केवल ज्ञान में पूर्ण रूप से आवरण आता है, इसलिए वो देशघातिनी तो हो ही नहीं सकता है। जबकि ये चारों में तो न्यूनाधिक आता है ना, कि किसी को हाँ कम हाँ ज्यादा हाँ, हो ठीक सकता है है। ठीक है ठीक है, एकदम ठीक है। हाँ ठीक है, वो मेरा गलती रह गया। हाँ ठीक है, और एक ये भी बात है कि मनोपर्यव ज्ञान जो है ना, वो एक झटके में मनोपर्यव ज्ञानावरणी का क्षय हुआ और मनोपर्यव ज्ञान आ गया और फिर कुछ वापस इससे लेन देन नहीं होगा, तो उस केस में ही हम बोलेंगे ऐसा कुछ। केवल ज्ञानावरणी में कैसा बताया था? केवल ज्ञानावरणी का जैसे क्षय होता है तो हमको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। वो पॉइंट हमने देखा था ना लास्ट क्लास में। एक बार आप लास्ट क्लास की भी रिकॉर्डिंग ध्यान में रखना। जय जिनेम दीदी, हाँ मन परयोग ज्ञान का जो देशघात बोला ना, तो मन हाँ, परयोग ज्ञान में तो मन की जो पर्याय है वो क्या कम ज्यादा जानना, ऐसा उसका मतलब हुआ? बिल्कुल। हाँ सब उसमें बिल्कुल, उसका और ज्यादा डिटेल्स जब हम देखेंगे तो हम आगे थोकरे देखेंगे, उसमें पता चलेगा मनोपर्यव ज्ञान। अभी आप इतना ही समझो कि मनोपर्यव ज्ञान में भी वेरिएशंस होते हैं। ओके, ठीक है, चलो अब हम आते हैं 5th नंबर के ज्ञान पे। 5th नंबर का ज्ञान क्या कौन सा है? कर्म कौन सा है? केवल ज्ञानावरणी। ज्ञानावरणी। केवल ज्ञानावरणी कौन सा घाती गुण है? केवल ज्ञान से किस पे इफेक्ट पड़ता है? हमारी आत्मा के कौन से गुण पर? केवल ज्ञान पर। केवल ज्ञान केवल पे। ज्ञान पर। तो केवल ज्ञान पर कैसा इफेक्ट पड़ता है? क्या वो आंशिक रूप से आंशिक रूप से प्रकट नहीं होता, मतलब वो सर्व रूप से ही उसका घात होता है। और जहां पर आंशिक का ऑप्शन खत्म हुआ वहां देश का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। देशघातिनी अनुभाव नहीं है, मतलब देशघातिनी प्रकृति नहीं है। ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये सर्वघातिनी प्रकृति हो जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं दर्शनावरणी पर। दर्शनावरणी की हमने बात करी थी। हाँ बोलिए। आप इसके एक बार दोनों क्वेश्चन जो आपने अभी बताए थे ना, जो फॉर्म हुए थे, हाँ आप एक बार वो रिपीट कर सकते हैं कि इसके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे 2 तो हो गए, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को, इसके अलावा। देखो हम ऐसे ना लेके बैठ नहीं सकते क्वेश्चंस और क्या बन रहा है क्या। हम जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है दीदी, है ना। और बस मेन उद्देश्य यही है क्वेश्चन क्रिएट करने का, कि आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अब आते हैं दर्शनावरणी कर्म पर। दर्शनावरणी कर्म सबसे पहले हम लेते हैं, क्या होता है दर्शनावरणी कर्म में? निद्रा पंचक। तो 1 to 5 को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, निद्रा 5 लिख दूं मैं इसमें एक साथ। अब देखो ये ध्यान से समझना, निद्रा पंचक जो है ना, इनका घाती गुण क्या है? मतलब जब निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और स्त्यानर्धि, इनका जब उदय आता है तब हमारी आत्मा पे क्या इफेक्ट पड़ता है? चैतन्य की स्पष्टता खत्म होती है, चैतन्य की स्पष्टता खत्म हो जाएगी। चैतन्य की स्पष्टता किससे प्राप्त हुई थी? दर्शन गुण से। दर्शन गुण। कौन से दर्शन से? अच्छा, चक्षुदर्शन और ये निद्रा पंचक से होती है चैतन्य की स्पष्टता। हाँ, हम निद्रा पंचक की बात कर रहे हैं
निद्रा पंचक में क्या होता है, हमारे जब निद्रा पंचक का उदय रहता है तब हमारे चैतन्य की अस्पष्टता रहती है, मतलब हमको चीजों के बारे में, चैतन्यता के बारे में क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, वो किस प्रकार से बताया था, मतलब उसका प्रैक्टिकल यूज क्या बताया गया था कि वो कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन से प्राप्त दर्शन लब्धि का पर घात होता है, आघात होता है ना। तो जी। जो भी हमको 3 टाइप के जब हमारा चक्षु दर्शनावली, यहाँ पे हम बात करते हैं 6th 7th 8th और 9th। 6th क्या होता है, चक्षु दर्शनावली। 7th है अचक्षु दर्शनावली। और अवधि दर्शनावली। ठीक है, तो जब ये तीनों जो प्रकृति हैं, पहले एक बार हम इनका घाती गुण देख लें। चक्षु दर्शनावली का उदय जब होता है तो किस पे इफेक्ट पड़ता है, चक्षु दर्शन पे। चक्षु दर्शन पर। जब अचक्षु दर्शनावली का उदय होता है तो किस पर अफेक्ट पड़ता है, कौन से गुण का घात करता है, अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन। और अवधि दर्शनावली के केस में अवधि दर्शन का। अवधि दर्शन आया। अब हमने देखा कि जब इन तीनों का जो उदय रहता है उस समय पर ये तीनों जो दर्शन है इनमें कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कैसा इफेक्ट पड़ेगा वो हम बाद में देखेंगे, सर्वघाती देशघाती। अच्छा, अभी साथ साथ में देखते चलते हैं तो ये हमारे तीनों भी कंप्लीट हो जाएंगे। चक्षु दर्शनावली का जब उदय रहता है उस समय पर जीव के चक्षु दर्शन पर इफेक्ट पड़ता है। तो वो इफेक्ट कैसा होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना, प्रैक्टिकल सोचना। हाँ, बुक को एक तरफ रखो, आप जितना बुक को एक साइड में रखोगे ना, मैं इसलिए पीडीएफ ओपन नहीं करके रखी हूँ। पीडीएफ ओपन करने पे सामने जो चीजें रहती है ना, वो बुक की चीजें बुक में रह जाती हैं। हम बुक में से वो लाइन पढ़ के क्लास में तो आंसर दे देंगे, लेकिन वो लाइन वहीं का वहीं रह जाएगी। हमारी माइंड में कब फिट होगी, जब हम उसको सामने देखेंगे। ठीक है, चक्षु दर्शनावली का प्रैक्टिकल सोचो, थोड़ा अपना उपयोग लगाओ। चक्षु दर्शनावली का क्षयोपशम हुआ या फिर उदय मान लेते हैं, अभी घात की बात चल रही है यहाँ पर। चक्षु दर्शनावली का घात हुआ, हमारे चक्षु दर्शन पर इफेक्ट पड़ा। अब क्या हमारे चक्षु दर्शन, जब चक्षु दर्शनावली का उदय रहता है तो चक्षु दर्शन क्या पूर्ण रूप से प्रकट होता है या नहीं होता, क्या होता है? आंशिक रूप से घात हो सकता है, कम ज्यादा हो सकती है। कम ज्यादा हो सकती है। क्या एग्जाम्पल दे सकते हो आप कम ज्यादा का? किसी को आँख का चश्मा लगता है, किसी को नहीं लगता है। ऐसी बात नहीं है। 1,00,000 योजन जो देख सकते हो उसमें भी विजिबिलिटी कोई देख सकता, कोई नहीं देख सकता 1,00,000 योजन का। कोई जीव होते हैं बहुत सूक्ष्म, मतलब स्थूल, काफी स्थूल चीजों को देख पाते हैं, कोई कम देख पाते हैं, कोई अच्छा, दूर तक, जैसे वो देवता है हम दूर तक देख ठीक है, पाते हैं, कम देख। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार वो चक्षु दर्शन की हमने देख ली, जैसे हमने अवधि दर्शन की, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन की देखी थी। अवधि दर्शन की भी यही बात होती है। लेकिन चक्षु दर्शन जब आपके चक्षु दर्शन गुण का इफेक्ट इस पर चक्षु दर्शनावली के कारण जो इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पे अभी हमको सर्वघाती देशघाती की बात करना है। ठीक है, तो उस पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है? देशघाती नहीं, न्यूनाधिक। क्या वो चक्षु दर्शन का पूर्ण रूप से घात कर रहा है? नहीं। सबसे पहला पॉइंट ये रखो, हमने सबसे पहले घाती गुण पहचाना। दूसरा पॉइंट देखो कि प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? घात से। प्रकट होता है जब चक्षु दर्शनावली का उदय रहता है तो जीव के चक्षु दर्शन प्रकट हो सकता है क्या? संभव हो सकता है क्या? संभव है। आपके अभी चक्षु दर्शनावली का उदय चल रहा है? हाँ, संभव है। नहीं, आपको चक्षु दर्शन हो रहा है? अभी हाँ, जब तो हम देख रहे हैं। अभी तो दर्शन का उदय कैसे, अभी तो क्षयोपशम है, तभी तो देख पा रहे हैं। क्षयोपशम का मतलब क्या होता है? क्या क्षयोपशम के केस में उदय नहीं होता? अभी चक्षु दर्शन का उदय उदय तो चलता ही रहता है इसका, उदय लेकिन तो है ना। मैंने कुछ है कुछ उपशम। हाँ, ठीक है, मतलब
मैं पूछ रही हूँ क्षयोपशम जब होगा तो उदय नहीं होगा। कभी आप लोग क्षयोपशम पे जाओगे ना तो बेचारे जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स है वो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे क्या चल रहा है। बस इतना बताओ, जो क्षयोपशम है ना, क्षयोपशम के रहते हुए आप बोल रहे हो कि इसका क्षयोपशम है तो ये प्रकट होता है। क्षयोपशम के रहते क्या इसका उदय नहीं होगा? होगा। तो जब इसका उदय है तो हमारे इस गुण को प्रकट हो रहा संभव है या नहीं है? आंशिक प्रकट रूप होना से हो संभव है, सकता है, आंशिक रूप आंशिक से हो रूप से सकता है नहीं और भी हो आंशिक सकता है। संभव, ठीक है, अभी सिर्फ संभव की बात कर रहे हैं। संभव है मतलब देशघातिनी अनुभाव है, हाँ। ठीक है। अगर देशघातिनी अनुभाव है तो ये देशघातिनी प्रकृति हो गई, ठीक है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इस चक्षु दर्शन का पूर्ण घात हो जाए? हाँ हाँ, दीदी हो हो सकता है। सकता है। हो सकता है ना? हाँ, किसका हो सकता है? द्विंद्रीय, एकेंद्रीय, बेंद्रीय और तेंद्रीय जिनके पास चक्षुरिंद्री नहीं है उनका चक्षु दर्शन का पूर्ण घात हो सकता है। हाँ उसमें रीजन कौन बनता है? चक्षु दर्शनावरणी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उसका सर्वघात भी पॉसिबल है, मतलब सर्वघात भी हो सकता है, सर्वघातिनी अनुभाव, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने देखा हमने क्या करा, चक्षु दर्शनावरणी देखा, उसका घाती गुण पहचाना। घाती गुण पहचानने के बाद हमने देखा वो प्रकट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आंशिक रूप से भी प्रकट संभव है तो उसको देशघातिनी अनुभाव बताया। जहां जहां देशघातिनी अनुभाव है वहां देशघातिनी प्रकृति कंपलसरी होगी। अब देशघातिनी प्रकृति में कोई और ऑप्शन भी खुल रहा है क्या? इसका पूर्ण रूप से घात हो रहा है क्या? हो रहा है तो हमने सर्वघातिनी अनुभाव बता दिया, ठीक है। अचक्षु दर्शनावरणी का केस देखते हैं। ये अचक्षु केवल दर्शनावरणी देशघाती ही होगा ना, सर्वघाती नहीं हो सकता। कौन सा? क्योंकि आंशिक रूप से तो आप बोले ना कि वो हर समय कुछ न कुछ घाटित रहेगा, क्या बोले आप उस समय? किसकी बात चल रही है? अचक्षु दर्शनावरणी। हाँ, अभी आते हैं हम धीरे धीरे से, एकदम स्पीड में मत लो। भले ही आपको एक क्लास ज्यादा लग जाए लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट चैप्टर बहुत इजी है, इस चैप्टर को समझना बहुत टफ होगा क्योंकि ये आप आगे जैसे जैसे बढ़ोगे इसमें ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन प्रकट होता है जब अचक्षु दर्शनावरणी का क्षयोपशम होता है। अचक्षु दर्शनावरणी का क्षयोपशम हो रहा है मतलब अचक्षु दर्शनावरणी का उदय भी है, क्षयोपशम के केस में उदय भी रहता है। तो जब अचक्षु दर्शनावरणी का उदय रहता है उसका घाती गुण किस पे इफेक्ट पड़ता है उसके उदय के कारण? आंशिक रूप से देशघाती होगा ना। अचक्षु दर्शन पे, अचक्षु दर्शन पे इफेक्ट पड़ा। अचक्षु दर्शन पे इफेक्ट पड़ने के बाद हमको क्या पहचाना है? क्या इसका प्लीज आप लोग म्यूट रखो ना। अगर आप लोग आसपास बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आसपास बात कीजिए, फिर आप क्लास में मत बात कीजिए, ठीक है। किसकी बात कर चल रही थी? अचक्षु दर्शन की। अचक्षु दर्शन जो हमने देखा ना, अचक्षु दर्शन का देशघातिनी अनुभाव संभव है क्या? मतलब अचक्षु दर्शन प्रकट होना संभव है क्या जीव के? आंशिक रूप से संभव है, तो इसको हम लिख देते हैं देशघातिनी अनुभाव। अगर देशघातिनी अनुभाव है तो ये प्रकृति क्या हुई? देशघातिनी प्रकृति हुई। देशघातिनी प्रकृति तो हो गई। क्या कभी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है किसी जीव के कि इस अचक्षु दर्शन का पूर्ण घात हो जाए, मतलब किसी जीव में ये प्रेजेंट ही नहीं रहे? नहीं। तो इसमें कोई सर्वघात अनुभाव नहीं होता, सर्वघातिनी अनुभाव नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ देशघातिनी अनुभाव होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं अवधि दर्शनावरणी पे। अवधि दर्शनावरणी, एक मिनट अनुश्री जी, इसमें एकेंद्रीय, बेंद्रीय और तेंद्रीय को तो सर्वघाती होगा ना? नहीं, अचक्षु रहता है ना। कहाँ रहता है? एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय को चक्षु कहाँ रहता है? स्पर्श रहते हैं ना, स्पर्शेंद्रिय ना, अचक्षु अचक्षु दर्शन की बात चल रही है। अचक्षु दर्शन किसके माध्यम से हो सकता है? चक्षु इंद्रिय के अलावा कोई भी इंद्रिय चलेगी उसमें। अब कोई भी इंद्रिय में एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय के पास तो इंद्रियां होती है ना, 1 2 3 मिनिमम एक तो होती है। तो वो अपने स्पर्श इंद्रिय से, स्पर्श इंद्रिय रस इंद्रिय से, स्पर्श इंद्रिय रस इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय से अपने अपने इंद्रियों से वो
अचक्षु दर्शन फील कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और उसमें सर्वघातिनी अनुभाव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई जीव ऐसा नहीं होगा जिसको अचक्षु दर्शन ना हो। ठीक है, फिर आते हैं अवधि दर्शनावर्णी। जैसे हमने अवधि ज्ञानावर्णी की बात करी थी, वैसे ही अवधि दर्शनावर्णी का चलता है। क्यों? क्योंकि जब जब अवधि ज्ञान, जैसे हमने देखा था, अवधि ज्ञान जिसको प्रकट हुआ, अब इसमें अवधि ज्ञानावर्णी होता है। अवधि ज्ञानावर्णी में अवधि ज्ञान का घात होता है, और अवधि दर्शनावर्णी में अवधि दर्शन का घात होता है। अब अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन का जब जब घात होता है, मतलब थोड़े आंशिक रूप में वो प्रकट होता है, संभव है कि कभी ना कभी अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन प्रकट हो। तो जब आंशिक रूप में वो प्रकट होता है तो वो देशघातिनी अनुभाव कहला जाएगा, और जैसे ही वो देशघातिनी अनुभाव कहलाया है तो वो देशघातिनी प्रकृति हो गई। देशघातिनी प्रकृति है तो वहां पे हमने चेक किया कि क्या कभी ऐसा होता है कि किसी जीव को अवधि ज्ञान या अवधि दर्शन नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है, तो फिर उसका सर्वघातिनी अनुभाव भी हमने बता दिया था। ठीक है, तो जैसा हमने अवधि ज्ञान के बारे में बोला था, वैसे ही अवधि दर्शन भी चलेगा। अवधि दर्शन देशघातिनी प्रकृति है, जिसमें देशघातिनी अनुभाव भी होता है, सर्वघातिनी अनुभाव भी होता है। देशघातिनी अनुभाव किस किस को होता है? जिसको अवधि दर्शन प्रकट होता है। किसको? देवता, नैर्यक और मनुष्य और तिर्यंश में जिसको अवधि दर्शन है उसको। ठीक है, अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शनावर्णी के उदय के समय पर अचक्षु दर्शन पर इफेक्ट पड़ता है। अचक्षु दर्शन पर कैसा इफेक्ट पड़ा? अचक्षु दर्शन उस गुण का, अचक्षु दर्शन के गुण का घात होता है। तो अब जब इस गुण का घात हुआ अचक्षु दर्शन का, तो अचक्षु दर्शन का घात आंशिक रूप से हो सकता है क्या? आंशिक रूप से घात होना मतलब वो प्रकट हो रहा है। तो जीवों के, सभी जीवों के अचक्षु दर्शन प्रकट होता है क्या? तो हमने फर्स्ट या सेकंड पॉइंट लिखी थी, सेकंड लाइन में लिखा था कि अचक्षु दर्शन अवश्य होता है सभी जीवों को, सभी छद्मस्त जीवों को। तो जिन जिन के हम अभी छद्मस्त जीवों की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब जिनके छद्मस्त जीव है उन्हीं के तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का उदय रहेगा। केवल ज्ञान केवल दर्शन होने के बाद तो जीव केवली बन जाते हैं, और उस समय पर उनके ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी प्रकृति रहती नहीं है, उदय रहता नहीं है उनका। ठीक है दीदी, हाँ, अचक्षु दर्शन के घात का कोई उदाहरण? अभी हमारे अचक्षु दर्शन के का घात चल रहा है ना, देश घात है हमारा। इसका कोई उदाहरण? देखो, प्रैक्टिकल उदाहरण हम किसी भी तरह से ले सकते हैं, और हमारी खुद की, ऐसा नहीं कि हम किसी और जीव से कंपेयर करें, हमारे खुद का ही कंपेयर कर सकते हैं। कभी कोई चीज हमारे, जैसे कि हम रसनेंद्रिय पे आते हैं, नहीं सॉरी, अचक्षु दर्शन के लिए तो कोई और पॉइंट लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, अचक्षु दर्शन को हम ले सकते हैं ना। उसमें हो सकता है ना, बिना आंख से देखे किसी भी चीज का पहचानना अचक्षु दर्शन हो जाएगा ना। अचक्षु दर्शन हो हाँ, गया। वो स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से, अब हाथ से भी नहीं होता है आप जनरली। बिना आंख से देखे, बिना आंखों से। इसका यूज चक्षु इंद्रिय के अलावा जो होता है। ये कोई दूसरे रूम से आवाज दे रहा है तो हम बिना देखे पहचानते हैं हाँ, ना बिल्कुल कि ये बिल्कुल मुझे बिल्कुल। आवाज दे रहे हैं। ये तो गुण प्रकट हुआ है, वो घात का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमको वो आवाज, कोई ने आवाज दी, या फिर ऐसा कोई आवाज दी नहीं दी ऐसा मत समझो, कोई वस्तु गिरी। अब वो जो वस्तु गिरी थी, हम उसको पहचान नहीं पाएंगे कि आवाज जो थी ना प्रॉपरली, पेन गिरने की आवाज है, टेबल गिरने की आवाज है, चेयर गिरने की आवाज है, किसकी आवाज, ये हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ये अचक्षु दर्शन का घात ये आवाज से मतलब ये दर्शन की बात थी, एक्चुअली देखने वाली बात थी। जैसे कोई वस्तु पड़ी है, दर्शन तो सामान्य आप बोध हो गया। दर्शन का वर्ड का मतलब क्या पढ़ा था हमने दर्शनावर्णी में? दर्शन सामान्य इक्वल्स बोध, टू सामान्य बोध। किसी भी पदार्थ के सत्ता रूपी सामान्य धर्म का बोध होना दर्शन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ देखने की या फिर एक फिजिकल अपीयरेंस चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़े। अवधि दर्शन कंप्लीट हुआ। 4th नंबर का दर्शनावर्णी कौन सा होता है? 9th नंबर का केवल दर्शन, केवल दर्शनावर्णी। केवल दर्शनावर्णी। केवल दर्शनावर्णी कौन से गुण का घात करता है? केवल केवल दर्शन। दर्शन। केवल दर्शन। केवल दर्शन क्या आंशिक रूप से प्रकट हो सकता है? नहीं, सर्व आंशिक रूप से प्रकट नहीं होता, मतलब इसमें देशघातिनी अनुभाव नहीं होगा। नहीं होगा। देशघातिनी अनुभाव नहीं है मतलब वो प्रकृति भी देशघातिनी नहीं है। नहीं। अगर वो
प्रकृति भी देशघातिनी नहीं है तो वो प्रकृति क्या होगी? सर्वघातिनी अनुभव होगा। सर्वघातिनी प्रकृति होगी और सर्वघातिनी ही उसका अनुभव भी वो होगा। ठीक है, ठीक है क्लियर हुए दो कर्मों के बारे में? हम यही बहुत टाइम से दीदी रिपीट कर रहे हैं। दीदी हाँ, पहले से 5 निद्रा पंचक रह गया है। निद्रा पंचक, हाँ ठीक है, निद्रा पंचक रह गया ना। निद्रा हाँ। पंचक हमने दीदी क्या देखा था? हाँ दीदी एक ये केवल दर्शन में आप सर्वघातिनी प्रकृति लिखे है ना, तो हाँ उसमें फिर अनुभव थोड़ी है। उस सर्वघातिनी में तो कोई अनुभव और ऐसा अलग अलग है नहीं ना, वो तो टोटली सर्वघातिनी प्रकृति है ना, हाँ, तो उसमें उसमें अनुभव अनुभव थोड़ी आपसे होते हैं। पूछेंगे तो अनुभव क्या आंसर दोगे आप? नहीं, अगर आपसे देशघातिनी पूछा में अनुभव और सर्व अनुभव है, लेकिन सर्वघातिनी है उसमें तो अनुभव वो है नहीं ना, या तो वो आप पूरा। बिल्कुल एक बार वापस बुक खोल के देखो। देशघातिनी के दो भेद बताए ना, सर्वघातिनी का तो कोई भेद बताया नहीं है आप। पेज नंबर 17 अगर आपके पास किताब बुक नहीं हो। है मेरे पास, किताब नहीं है। ये क्या लिखा है? चलो आपने बोला ये लिखा है, देशघातिनी में सर्वघाती व देशघाती दोनों प्रकार का हाँ अनुभव संभव है। हाँ, सर्वघातिनी में क्या लिखा है? सर्वघातिनी सर्वघातिनी प्रकृतियों में सर्वघाती अनुभव ही होता है। घात करना है। अच्छा, ठीक उसको है, सबसे अच्छे सर्वघातिनी अनुभव ही बोलेंगे ना। अनुभव तो बताना पड़ेगा ना हमको। अनुभव का मतलब हुआ कि वो किस रूप से अपना फल दे रहा है, तो किस रूप से देगा? सर्वघात के रूप में देगा, ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि सर्वघात कर रहा है। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए अनुभव हम उसमें सर्वघातिनी देते हैं। अनुभव कौन सा है सर्वघातिनी प्रकृति में? तो सर्वघातिनी अनुभव है, उसमें देश का ऑप्शन ही नहीं है। संभव का ऑप्शन, संभव है या संभव नहीं है वाला पॉइंट आ जाता है। ठीक है, निद्रा पंचक की बात कर रहे थे हम लोग। निद्रा पंचक में हमने क्या देखा था? निद्रा पंचक की जो देखे थे डेफिनेशन, उसमें कहा था निद्रा पंचक का जब उदय होता है ना, तो जीव के हमारी चैतन्य की अस्पष्टता होती है। चैतन्य की अस्पष्टता का क्या तात्पर्य देखा था? कि जो भी जीव के चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन प्रकट हुआ था, ये प्रकट होना संभव है क्योंकि ये देशघातिनी प्रकृति है तीनों। देशघातिनी प्रकृति है तो देशघातिनी में प्रकट होना संभव होता है, तो ये तीनों प्रकट हो सकते हैं। इनके प्रकट होने पर हमको जो नॉलेज प्राप्त हुआ था चक्षु दर्शन से, अचक्षु दर्शन से या फिर अवधि दर्शन से, इनसे जो हमको नॉलेज प्राप्त हुआ था ना, वो नॉलेज में गड़बड़ कौन करता है? निद्रा पंचक। अब कैसी गड़बड़ करता है वो? जब निद्रा का उदय है, प्रचला का उदय है, निद्रा का उदय है, प्रचला का उदय है या फिर स्त्यानर्धि का उदय है, उस समय पर ये जो 5 हमने पॉइंट्स देखे, ये डिफरेंट लेवल्स के पॉइंट है। निद्रा का अलग लेवल है, प्रचला का अलग लेवल है, निद्रा का है, फिर प्रचला का है और स्त्यानर्धि का लेवल है। ठीक है, ये इनके अपने अपने लेवल हैं, लेकिन हर एक प्रकृति इफेक्ट किस पे करती है? इन तीनों पे। इसको हम कलेक्टिवली दर्शन गुण बोल सकते हैं। ठीक है, जो दर्शन गुण है, कौन सा दर्शन गुण? जो इन तीनों दर्शन के से मतलब ये तीनों दर्शन के रूप में प्रकट हुआ था। ये तीनों दर्शन कैसे प्रकट होते हैं? इन तीनों दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से जो ये 3 दर्शन प्रकट हुए थे, ऐसे दर्शन गुण का घात करते हैं ये पांचों प्रकृति। ठीक है, इसलिए दर्शन गुण इसका घाती गुण है। अब जब ये देखा हमने कि घात करती है, तो जो निद्रा प्रचला और स्त्यानर्धि, ये वाली जो प्रकृति है ना, ये क्या करती हैं? जब इनका उदय होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रचला का उदय हो गया, ये 2nd नंबर वाली का, प्रचला का जब उदय होगा ना, तो प्रचला की जितनी कैपेसिटी है इन तीनों का घात करने की, उस कैपेसिटी का वो टोटल यूज कर देती है। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा प्रचला का उदय आ गया, थोड़ा सा उसने घात करा, थोड़ा सा रह गया, ऐसा नहीं होता। अगर उसका प्रचला के लेवल का घात हो रहा है, एक्चुअल में ना ये पांचों प्रकृति लेवल ही डिसाइड करती हैं, काम उनका सबका एक ही है। अगर वो थोड़ा ज्यादा रूप में कर रही हैं तो वो प्रचला की कैटेगरी में, निद्रा की कैटेगरी में आ जाएगी। बहुत कम है, सबसे मिनिमम है, तो वो निद्रा की कैटेगरी में आ जाएगी। सबसे हाईएस्ट है तो स्त्यानर्धि की कैटेगरी में आ जाएगी। तो ये पांचों ना लेवल हैं, किसके? गुण के घात के।
तो जब ये अपना एक जैसे ऐसा नहीं होगा, अगर आपको स्टेयर्स चढ़ने के लिए बोलेंगे तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आप आधी सीढ़ी चढ़ के बताओ तो आप चढ़ पाओगे क्या? नहीं। आप चढ़ोगे तो 1 सीढ़ी चढ़ोगे, 2 सीढ़ी चढ़ोगे, 3 सीढ़ी चढ़ोगे। मैं आपसे कहूँ साढ़े 4 सीढ़ी चढ़ के बताओ, शायद कोई एक छोटा बच्चा भी 4.5 सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा। कभी भी बीच का लेवल नहीं होता इसमें, होता है तो निद्रा का अगर उदय है तो उस दर्शन गुण का निद्रा के लेवल का टोटल घात कर देगा। प्रचला का है तो प्रचला के लेवल का टोटल घात कर देगा। 1:30 बज रहे हैं, बताना। ठीक है, तो इसमें क्या बताते हैं कि जो निद्रा आदि देख ले बज रहा है। है ना, निद्रा पंचक, ऐसी निद्रा पंचक निद्रा जो प्रकृति है, अब ये लिखा है इतने देर से, तो ये तो ऐसे जो भी निद्रा पंचक की जो 5 प्रकृति है ना, जब उनका पर्टिकुलर उस प्रकृति का उदय आता है तो उस प्रकृति के उदय में वो क्या करती हैं, अपने लेवल का जितना उनका सामर्थ्य है, जितनी कैपेसिटी है, उसका पूर्ण रूप से घात कर देती हैं। और पूर्ण रूप से घात करती हैं हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप 1.5 या 2.5 या 3.5 सीढ़ी चढ़ जाओ। हमेशा एक स्टेप बढ़ता है। अगर आपने 1 सीढ़ी चढ़ी है तो 1 सीढ़ी पूरी चढ़ जाओगे। निद्रा का उदय है तो टोटल निद्रा के लेवल का दर्शन गुण का घात हो जाएगा। प्रचला के लेवल पे हो तो टोटल प्रचला के लेवल का जितना सामर्थ्य है उतना वो दर्शन गुण का घात कर देता है। तो यहाँ पे कभी भी आंशिक रूप के घात की संभावना नहीं होती। अगर आंशिक रूप के घात की संभावना नहीं हो रही है मतलब यहाँ पे कोई भी देशघातिनी अनुभाव नहीं है, और देशघातिनी अनुभाव नहीं है मतलब ये प्रकृति देशघातिनी प्रकृति नहीं है। अगर ये देशघातिनी प्रकृति नहीं है तो ये कौन सी प्रकृति है? सर्वघातिनी। क्लियर हुआ? जी ठीक है, किसी के हैंड रेज है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैंने निद्रा का जो लेवल दिया है किस अपेक्षा से दिया गया है, मुझे मतलब समझ में नहीं आया। जो अपन निद्रा लेते हैं उसका है या और किसी आत्मा के हिसाब से है? ये जो दर्शन गुण प्रकट होता है ना, ये वाले तीनों दर्शन गुण के लेवल का प्रकट होने का लेवल निद्रा पंचक में है। अच्छा, मतलब ये जो मीनिंग हाँ जो लास्ट वाला है स्कैनर दी, उसका मीनिंग क्या समझना चाहिए? मुझे थोड़ा इसी से थोड़ा सा हाईएस्ट लेवल का होता है, और उस अवस्था में जीव के ये सभी जो दर्शन है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा लेवल के डाउन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा छुप जाते हैं, इतने ज्यादा छुप जाते हैं कि जीव जड़ तुल्य हो जाता है। मतलब जड़ में क्या होता है, जड़ में दर्शन गुण नहीं होता, तो नहीं होने के बिल्कुल एक स्टेप ऊपर होना इक्वल्स टू स्त्यानर्जी का उदय। मतलब उसको चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन तो बहुत दूर रहा, ये तीनों दर्शन निद्रा का आत्मा की नहीं होना। अपेक्षा है ना, ये क्या? निद्रा के लेवल आत्मा की अपेक्षा है ना? किसकी अपेक्षा? अपनी आत्मा की अपेक्षा। हाँ हाँ, ये सारे कर्म अपनी आत्मा की अपेक्षा है। धन्यवाद, समझ में आ गया। ये सब कुछ हम हमारी, और अपनी आत्मा हमारी स्वयं की आत्मा मतलब हमारे खुद के ही बारे में, हम क्या है, हम आत्मा ही है, शरीर कुछ नहीं है। ये सब हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारे ये उदय हो रहा है, मेरे अंदर दर्शन केवल दर्शनावली का उदय है, मेरे अंदर निद्रा का उदय है, ये सब हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं। एक चैट बॉक्स में आया है डाउट, एक बार अचक्षु दर्शन के एग्जाम्पल ब्लाइंड पर्सन को ले सकते हैं। अचक्षु दर्शनावली में ब्लाइंड पर्सन को लेना जरूरी नहीं हो सकता, उसके पास चक्षुरेंद्री होती है, बस उस चक्षुरेंद्री में प्राण नहीं होता, जो बल प्राण बोलते हैं जिनको 10 टाइप के बल प्राण होते हैं, प्राण नहीं होता है लेकिन उनके पास चक्षुरेंद्री है। हम उनको 4 इंद्री वाला नहीं बोलेंगे, उनके पास चक्षुरेंद्री है, चक्षुरेंद्री की पावर कम हो गई है बस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हमारे दर्शनावर्णी कंप्लीट हुआ, ज्ञानावर्णी कंप्लीट हुआ। अब वेदनी कर्म को लेना है क्या? ले लीजिए वेदनी कर्म को लेना है। दीदी एक रिकॉर्डिंग जो आती है ना, डिलीट बहुत जल्दी कर देते हैं रिकॉर्डिंग को, तो कई बार क्लास अटेंड नहीं होती तो फिर सुन नहीं पाते हैं उसको। अच्छा, मैं एक बार बात करती हूँ उनसे, वो टाइम लिमिट बढ़ा देंगे। अभी आप मुझे बताओ, वेदनी कर्म लेना है क्या? ले लीजिए दीदी, एक बार ले लीजिए ना। पक्का?
नहीं कौन दीदी, नहीं इसलिए बाज हो नहीं वो दीदी, घाती नहीं, आघाती का प्रकृति है। फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ओके इतने ओके लेंगे ओके, तो। आई गॉट द आंसर। मुझे आंसर मिल गया। वेदनी कर्म के बारे में हमें बात ही नहीं करना, क्योंकि वेदनी कर्म घातिनी प्रकृति है ही नहीं। घातिनी प्रकृति के बारे में ही हम देश घातिनी और सर्वघातिनी डिस्कस करेंगे। जब प्रकृति घात करती ही नहीं है तो हम उसको घातिनी को देश घातिनी और सर्वघातिनी कैसे बोलें? ठीक है, तो वेदनी कर्म की चर्चा हमको करना ही नहीं है, वो घातिनी है ही नहीं तो फिर वो हमसे गुस्सा हो जाएगी कि भाई कौन सा देश घात और कौन सा सर्वघात। मैं तो घात कर ही नहीं रही हूँ कुछ। ठीक है, तो आज हम क्लास का टाइम भी हो गया है, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको वापस रिपीट नहीं करेंगे। आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये 3 क्लास में लगभग रिपीट हो चुका है और कॉन्सेप्ट आई थिंक आज की क्लास में पूरे क्लियर हो गए होंगे। नहीं, कितने इसको कर्म समझाना घात जरूरी करते हैं? 4 हाँ, कर्म। ज्ञानावनी दक्षिणावनी मोहिनी रंतराय। मोहिनी और अंतराय। 4 टाइप अच्छा के कर्म घातिनी कर्म होते हैं। अच्छा, बाकी 4 नहीं करते। स्क्रीनशॉट भेज दो ना अनुश्री, उसका स्क्रीनशॉट। हाँ, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीदी हाँ, इन सब की रिकॉर्डिंग साथ में पॉसिबल हो सकती है क्या? मैं एक बार बात करती हूँ, अगर होगा तो बेस्ट है। कि जूम के अलावा यूट्यूब जो था ना स्टार्टिंग में, वो बेटर था हाँ, कि किसी को जो भी प्रॉब्लम आ रही थी रिवाइज करने में, तो उस वीडियो को देख के मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। ठीक है, एक बार मैं पूछती हूँ, शायद उन्होंने यूट्यूब पे नहीं रखी होगी तो अपडेट करवाना है ना। आज आए गौटी घेवड़ा है तो अहो दीदी आचार्य अभी तक भगवान, अहो दीदी उपाध्याय अभी तक भगवान, किताब नहीं आई है, आपकी बहुत कृपा सिलेबस से इतना हो गया। जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रही बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र।